हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ और हमारे टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। स्टूडेंट्स, दो टर्म्स होती हैं, एक टर्म होती है कंस्ट्रक्शन और एक टर्म होती है डिस्ट्रक्शंस। हम कंस्ट्रक्शन करने वाला काम सारा कर चुके हैं जो पार्टनरशिप और डिवीजन में आता था, लेकिन डिस्ट्रक्शन का मतलब है ख़त्म कर देना और उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। स्टूडेंट, जो ये डिस्ट्रक्शन की जाती है वो दो तरह से हो सकती है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट क्लोजर करना। इसलिए जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और स्टूडेंट दूसरी होती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है। जो टेम्परेरी डिस्ट्रक्शंस हैं वो भी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रिटायरमेंट और डेथ। स्टूडेंट, एक बात आप दिमाग में क्लियर रखना कि जो कंस्ट्रक्शन होती है वही मुश्किल होती है, डिस्ट्रक्शन करनी मुश्किल नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे बहुत समय लग सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स नलीफाई हो जानी है जो आप एडमिशन या रिटायरमेंट में करते थे। इसलिए ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का पार्ट है, ये रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू एडमिशन एंड रिटायरमेंट, और इसका कोई रिलेशन नहीं है एडमिशन और रिटायरमेंट से। अगर किसी ने एडमिशन रिटायरमेंट के चैप्टर्स नहीं भी किए उसको भी ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का चैप्टर समझ आ जाएगा। आइए आगे समझते हैं ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कितनी तरह की होती है। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर है इट मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आना, लेकिन फर्म हमेशा कंटिन्यू रहेगी, वो कभी भी बंद नहीं होगी। जैसे न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया, जैसे रिटायरमेंट हो गई, चाहे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उस केस में फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, उसमें सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और फिर से नई पार्टनरशिप के काम को चला लिया जाता है, और ये हमेशा वॉलंटरली होती है एट द चॉइस ऑफ द पार्टनर्स कि वो क्या करना चाहते हैं। इसके बाद जो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसका मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अब जो कोई पार्टनर मर गया तो हमने बिजनेस करना ही नहीं है, तो स्टूडेंट उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बन जाएगी। लेकिन अगर वो डिसाइड करते हम काम करेंगे तो उस केस में ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कभी भी बिजनेस बंद नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट इसके अंदर आती है फर्म की डिसोल्यूशन। स्टूडेंट, फर्म की डिसोल्यूशन के अंदर बिजनेस फर्म का बंद हो जाता है और जो भी पार्टनर्स के अमंग रिलेशन थे वो भी खत्म हो जाते हैं। और जो ये फर्म की डिसोल्यूशन है ये वॉलंटरली भी हो सकती है, कंपल्सरी भी हो सकती है। इसमें किताबें बंद कर दी जाती हैं। जब भी फर्म की डिसोल्यूशन होती है किताबें बंद कर दी जाती हैं, मतलब ये टोटली डिस्ट्रक्शन है जो हमने डिस्कस करना है। और इसके अंदर इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है, मींस फर्म की डिसोल्यूशन वाइडर स्कोप है, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन लोअर स्कोप है, और लास्ट में इसके अंदर बिजनेस हमेशा एंड हो जाता है। स्टूडेंट, ये तो थे सबसे पहले दो टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे हम करते हैं इसके अंदर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। जो हमने ये बिजनेस को बंद करना है उसको बंद करने के क्या क्या तरीके हैं, उसको बंद करने के स्टूडेंट्स क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर जो तरीका यूज होता है वो होता है स्टूडेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये मोड ऑफ डिसोल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये पार्टनरशिप के लिए भी है, फर्म के लिए भी है। सबसे पहला तरीका यूज होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे, जी काम बंद करना है। दो पार्टनर्स, तीन पार्टनर थे, आपस में मिले, कहते भाई आज बिजनेस बंद कर देते हैं, हमने बिजनेस नहीं करना, कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है बिजनेस में, बंद करो इसको। तो स्टूडेंट्स वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। इस तरह सेकंड टाइप आती है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के केस में चाहे उनकी विल भी होगी ना, हमने काम करना है, नहीं हमने कोरोना में भी काम करते रहना है, तो स्टूडेंट कंपल्सरी डिसोल्यूशन के केस में उनको काम बंद करना ही पड़ेगा। इसमें उनको काम बंद करना ही पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको।
जैसे जो वो बिजनेस कर रहे थे वो अनलॉफुल हो गया, जो भी वो बिजनेस कर रहे थे वो अनलॉफुल बिजनेस हो गया, तो उस केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाती है। इन दैट केस कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एक और केस एग्जांपल ले सकते हो चाहो तो आप, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर थे वो सारे इंसॉल्वेंट हो गए एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, तो स्टूडेंट उस केस में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। इन दोनों केसेस में उनकी स्व इच्छा भी होगी हमने बिजनेस करना है, तब भी वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस केस में कोर्ट आके डिस्ट्रक्शन कर देगी। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है बाय नोटिस। थर्ड सिचुएशन है स्टूडेंट बाय नोटिस। वो नोटिस देके भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आता है पार्टनरशिप एट विल। जब भी कभी पार्टनरशिप एट विल होती है तो वो सीधा नोटिस देके भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर ओपनिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। जो सर्टेन इवेंट की बात की जाती है स्टूडेंट्स वो सेक्शन 43 के अंदर की जाती है। तो इसके अंदर बड़े सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट के अंदर बड़े सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म। जिस टर्म के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई थी तो वो टर्म ही खत्म हो गई, तो अब टर्म खत्म हो गई तो डिस्ट्रक्शन करनी कंपलसरी है। तो उस केस में आपको डिस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें कर सकते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट के अंदर कि उन्होंने सोचा था जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी हम डिसोल्यूशन कर लेंगे, हम बिजनेस को बंद कर देंगे। तो ऑन डेथ ये ऐसे कोई भी इवेंट वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस इवेंट के होने पे वो सारे पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है डिसोल्यूशन बाय दी कोर्ट। कोर्ट किन केसेस में बंद कर सकती है बिजनेस? सबसे पहला पॉइंट, जब जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बोला हुआ है जो भी कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया मींस वो पागल हो गया है, वो अपने बिजनेस आइडियाज नहीं ले सकता है, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर कोर्ट की परमिशन के साथ डिसोल्यूशन की जाती है। वो है व्हेन कोर्ट फील्स डिसोल्यूशन जस्टिफाइड। कोर्ट को लगता है ये तो बिजनेस लॉस में करी जा रहे हैं और लोगों के पैसे तो पूरे नहीं देंगे, इसलिए उस केस में भी फर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है। व्हेन कोर्ट फील्स दैट द बिजनेस इज नीड टू बी डिसॉल्व, तो उस केस में भी बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप फर्म थी जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच करी जा रही थी बार बार, मतलब खत्म करी जा रही थी, तो उस केस में भी कोर्ट चाहे तो उनकी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं इसके अंदर, एक मोड ऑफ डिसोल्यूशन और सबसे पहले की थी डिसोल्यूशन कितने तरह की होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट ये थियरी वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अब इसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर स्टूडेंट दो पार्ट्स आते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर सबसे पहले एक ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस और सेकंड पार्ट आता है स्टूडेंट इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ एसेट। जितने भी लॉसेस हुए हैं उनको सबसे पहले प्रॉफिट में से मेट आउट किया जाएगा। अगर तब भी लॉसेस पूरे नहीं हुए तो आपको कैपिटल में से पेमेंट करनी पड़ेगी लॉसेस के लिए, और अगर कैपिटल से पेमेंट करने के बाद भी लॉसेस बच गए हैं तो उसको फिर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 48A। अब दूसरी तरफ जब बेटा डिस्ट्रक्शन की जाएगी तो उस केस में सारे एसेट्स को बेच दिया जाएगा और पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। वो जो पैसे इकट्ठे किए जाएंगे उसको यूज कैसे करना है? पार्टनर्स कहेंगे बांट लो आपस में। स्टूडेंट्स लेकिन सारे पार्टनर्स सीधे अपने आप में नहीं बांट सकते हैं, उनको पहले अपनी फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो
इसलिए सेक्शन 48B एक फॉर्मेट बताता है, एक सीक्वेंस बताता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स है वो कैसे की जाएगी। सबसे पहले फर्म के डेब्ट्स पे किए जाएंगे, जो फर्म की लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज। इसके बाद पार्टनर के लोन पे किए जाएंगे। इसके बाद जो पार्टनर्स को पैसे पे करने थे वो पे किए जाएंगे। अगर मान लो उसके बाद भी पैसे बच गए तो वो प्रॉफिट रेशियो में बांट लेंगे। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर डिमांड करता है कि पहले मुझको पेमेंट की जानी चाहिए, बाद में पहले मुझे पेमेंट होनी चाहिए, बाद में फर्म्स के डेब्ट्स में पार्टनर लोन की पेमेंट की जाएगी, उसकी ये डिमांड स्टूडेंट्स नहीं मानी जाएगी। बाकी पार्टनर्स या कोर्ट उसको बोलेगा सेक्शन 48B में लिखा है सबसे पहले आउटसाइड डेट्स पे किए जाएंगे, फिर पार्टनर लोन पे किया जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड देन एनी रेसिड्यू अवेलेबल इज पेड इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक पार्टनर लोन कहता है कि मुझे पहले पेमेंट करो फर्म डेट्स को, बाद में पेमेंट करो, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, हमेशा इसी ऑर्डर में ही पेमेंट की जाएगी। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। होप आप सबको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। थैंक यू।